हेलो, गुड मॉर्निंग आज स्टूडेंट ऑफ BEd सेकेंड ईयर। जैसा कि अभी हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उसी क्रम में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो अपनी स्कूल सब्जेक्ट चलती है। स्कूल सब्जेक्ट मतलब जो दो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं हमारे आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के पास, कोई जैसे हिंदी और संस्कृत है या SS और हिंदी है, SS और संस्कृत है, इस प्रकार से होते हैं। साइंस वालों के पास जैसे मैथमेटिक्स और जनरल साइंस है, या मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है, बायो और केमिस्ट्री है। इस प्रकार के हमारे पास टॉपिक्स, इस प्रकार के हमारे पास जो है सब्जेक्ट होते हैं। तो उसमें मैं सब्जेक्ट वाला पेपर आपके स्टार्ट कर रहा हूँ। और सब्जेक्ट में जैसे कि सुचित्रा मैडम आपके बायो और जनरल साइंस ले रही है, मैं आपके मैथ और केमिस्ट्री के टॉपिक लूँगा, तो दोनों के में ही काम आ जाए, इस प्रकार का एक कॉमन टॉपिक ले रहा हूँ मैं। क्योंकि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स मुख्य रूप से मेरा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के साथ साथ जो दूसरा मैथ से जुड़ा हुआ आपके सब्जेक्ट का फैक्टर में बता दिया गया था, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक भी है। साइंस के दोनों ही टॉपिक लिए जा रहे हैं, चाहे वो सुचित्रा मैडम के द्वारा लिए जा रहे हों या मेरे द्वारा। तो उसी क्रम में एक जनरल टॉपिक ले रहा हूँ जो सभी स्टूडेंटों के काम आएगा, जिनके पास टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, केमिस्ट्री और बायो। उन सभी स्टूडेंटों के ये टॉपिक जो है काम आएगा। इसके अलावा जो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनके सब्जेक्ट जो है अन्य क्लासों में पढ़ाए जाएंगे। लेकिन मैं कौन कौन से सब्जेक्टों की बात कर रहा हूँ फिर से समझ लीजिए। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, केमिस्ट्री और बायो, जो हमारे साइंस के सब्जेक्ट हैं उनसे संबंधित, उनसे रिलेटेड ये टॉपिक है, और जिसका नाम है टॉपिक का पाठ्यक्रम या करिकुलम। ये मैथमेटिक्स वाले जो सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उनकी फर्स्ट यूनिट भी है, और अन्य सब्जेक्ट वाले हैं उनके भी कोई सी यूनिट से जुड़ा हुआ टॉपिक है पाठ्यक्रम, जिसको इंग्लिश में करिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? करिकुलम। तो हम आज पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि हमारे जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके अंदर पाठ्यक्रम जो टॉपिक है वो क्या काम आता है, और किस प्रकार से पाठ्यक्रम को हमको समझना है, ताकि अच्छे से हमें पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। पाठ्यक्रम का अर्थ ये नहीं है कि आपका सिलेबस या पाठ्यक्रम क्या है, नहीं। पाठ्यक्रम एक टॉपिक है जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, और उस पाठ्यक्रम के टॉपिक से या पाठ्यक्रम की यूनिट में से आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आएंगे। वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ आपके सिलेबस की, बल्कि मैं क्या कह रहा हूँ कि जो टीचिंग सब्जेक्ट है हमारे, टीचिंग ऑफ मैथ का नाम लिख रहा हूँ केवल अभी, तो जिसको पेडागोजी ऑफ मैथ्स भी कहते हैं या टीचिंग ऑफ मैथ्स कह देते हैं, उसमें मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे टॉपिक की, पाठ्यक्रम की, जो हमारी यूनिट के अंतर्गत आता है। पूरी यूनिट का नाम भी हो सकता है पाठ्यक्रम या करिकुलम, और उस यूनिट या पाठ्यक्रम, जो यूनिट के अंदर जो पाठ्यक्रम है या करिकुलम है, उसके अंदर कोई यूनिट में वो टॉपिक भी हो सकता है। जबकि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में वो पूरी यूनिट या फर्स्ट यूनिट का नाम ही पाठ्यक्रम है, अर्थात प्रश्न पत्र में हमारे उससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो हम बात करेंगे आज टॉपिक पाठ्यक्रम। हमारा टॉपिक क्या है? पाठ्यक्रम, और इंग्लिश में कहते हैं इसको करिकुलम। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? करिकुलम। हम बात करेंगे पाठ्यक्रम की, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? करिकुलम कहते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है पाठ्य और क्रम। नाम से क्या पता चल रहा है? पाठ्यक्रम, अर्थात जो हमें पढ़ना है पाठ्य, इसको यदि हम दो भागों में तोड़ दें, मैं संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूँ हिंदी की तरह, केवल दो भाग बनाए पाठ्यक्रम। अर्थात ये तो होता है पढ़ना, और ये होता है क्रमानुसार, अर्थात क्रमानुसार पढ़ना। क्रमानुसार पढ़ना, क्रमानुसार पढ़ने का अर्थ क्या हुआ कि कोई भी चीज है उसको हम क्रम से व्यवस्थित तरीके से करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता मिल जाती है, चाहे वो कार्य किसी भी प्रकार का हो। जैसे कि मान के चलिए अभी हमारे लिए प्रतियोगी परीक्षाएं चलती है, अभी आपके नोटिफिकेशन भी आ गया है कि नीट जो है लगने वाली है आगामी कुछ ही दिनों में। तो आप उसमें एक जो व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ाई करते हुए उसको करते हो, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए उसमें। तो उसका एक निश्चित क्रम बनाओगे कि हमें ये गतिविधियां करनी है, ये चीजें पढ़नी है, इस समय ये
पढ़नी है, इस समय ये पढ़नी है, इतने महीने में इस चीज़ को पूरा कर लेना है। तो वो व्यवस्थित तरीका जो आपने अपनाया है वही क्या हो गया, उसका पाठ्यक्रम हो गया। पढ़ोगे तो सही वो चीज़ें, लेकिन उसको क्रमानुसार पढ़ोगे। जैसे पहले हिंदी पढ़ी, फिर इंग्लिश, फिर एसएस, और हिंदी इंग्लिश जब पढ़ोगे तो उसमें भी क्रम बनाओगे कि पहले हमको हिंदी की ये चीज़ें पढ़नी है, इंग्लिश की ये चीज़ें पढ़नी है, एसएस की ये चीज़ें पढ़नी है, साइंस की ये चीज़ें पढ़नी है, मैथमेटिक्स की ये वाली चीज़ें पढ़नी है। तो आपने एक क्रम बनाया, तो इसलिए इसको पाठ्यक्रम का नाम ही क्या होता है, पाठ्यक्रम, अर्थात क्रम के अनुसार पढ़ना। अब हम बात करते हैं उनकी जो विद्यालय में पढ़ते हैं, अर्थात जिनको हम अध्यापक बनेंगे तब पढ़ाएंगे, तो उनके लिए भी पाठ्यक्रम क्या हुआ, क्रमानुसार पढ़ना, अर्थात क्रम से पढ़ना। जैसे बच्चे को गणित पढ़ना सिखाया जा रहा है तो सबसे पहले गिनती सिखाई जाएगी उसको, 1 2 3 4 5 पहले गिनती, फिर उसके बाद में उसको पहाड़े सिखाए जाएंगे, 2 3 4 2 6 2 6 8 2 5 10, इस प्रकार पहाड़े गिनती। पहाड़े सीखने के बाद में उसको जोड़ बाकी करना सिखाया जाएगा। सबसे पहले बिना हासिल वाले जोड़ सिखाए जाएंगे, उसके बाद में हासिल वाले जोड़ सिखाए जाएंगे। पहले 2 अंकों के सिखाए, फिर 3 अंक के, फिर 4 अंक के, अर्थात ऐसे बढ़ते चले गए। उसको डायरेक्ट ऐसे थोड़ी हम ये भाग दे देंगे, ना तो उसको गिनती आती है, ना हमने सिखाया, ना पहाड़े आते हैं और हमने सिखाया नहीं, और डायरेक्ट उसको भाग करना दे दिया, या उसको बीजे व्यंजक का सवाल दे दिया कि करो, पहली में आती कक्षा में प्रथम में आया वो, और उसको कहते भाई ये भाग कर। हमने ना उसको गिनती पूछी कि आती है या नहीं, सिखाया उसको, तो वो कर देगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं क्रमानुसार चलने में, कि सबसे पहले उसको गिनती सिखाते हैं। गिनती जब भी सीख जाता है तो उसके बाद उसको पहाड़े सिखाते हैं। पहाड़े सिखाने के बाद में हम उसको सिंपल जोड़ना सिखाते हैं, फिर घटाना सिखाते हैं, फिर गुणा करना सिखाते हैं, फिर भाग देना सिखाते हैं राष्ट्र में। ये सब चीजें वह सीख जाता है तो उनसे संबंधित व्यवहारिक समस्याओं को हल करना सिखाया जाता है। इस प्रकार से उसको एक क्रम में, किसी भी विषय में आप ले लीजिए, एक क्रम अनुसार सीखता है बालक। जैसे हिंदी पढ़ना सिखाना है तो सबसे पहले वो ए अना आम इत्यादि चीजों का ज्ञान लेगा, स्वरों का ज्ञान लेगा, फिर व्यंजनों का ज्ञान लेगा कि एक जो है किस प्रकार से लिखना है, फिर 12 कड़ी का ज्ञान लेगा, उसके बाद में शब्द रचनाओं का ज्ञान लेगा, फिर वर्णमाला का ज्ञान, वर्णमाला ज्ञान हो जाने के बाद में शब्द रचनाओं का ज्ञान लेगा, शब्द रचनाओं के बाद में वाक्य की रचनाओं का ज्ञान लेगा। ऐसे थोड़ी सीधे उसको खड़ा किया, पहली कक्षा में आया और उसको अभी तो पूरी वर्णमाला भी नहीं आती, उससे कहा खड़ा हो जाए किताब पर, तो क्या पढ़ देगा, नहीं पढ़ पाएगा। तो उसको क्रम से सिखाना पड़ता है। तो इसी चीज की मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा जो नाम है पाठ्यक्रम, उसका अर्थ है क्या, पाठ्यक्रम। अर्थ निकालने के लिए अलग अलग कर दिया। पाठ्य अर्थात पढ़ने में जो क्रम हम व्यवस्थित करेंगे वही क्या हो गया, पाठ्यक्रम हो गया। तो बालक चाहे पहली कक्षा का हो, चाहे 10वीं कक्षा का हो, अब जो हमारा सिंपल सा टॉपिक होता है वो माध्यमिक कक्षा से जुड़ा होता है। हम भी जानते हैं कि हम जब बीएड कर लेंगे तो हम किस कक्षा के अध्यापक बनेंगे, माध्यमिक कक्षा का, क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं के अध्यापक कौन बनते हैं, एसटीसी वाले। तो इसलिए हम जो बात करेंगे वो माध्यमिक कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रम की बात करेंगे कि माध्यमिक कक्षाओं से संबंधित कक्षाएं कौन सी होती है, 6ठी से लेकर के 10वीं तक की कक्षाएं होती है। उनमें किस प्रकार का सिलेबस या पाठ्यक्रम निर्धारित होता है उसकी बात करेंगे। क्योंकि जब स्कूल में भी गए थे तो हमें 6 7 8 9 10 कक्षाएं पढ़ाने को मिलेंगी। हम 6ठी से लेकर 10वीं तक के अध्यापक बन सकते हैं बीएड करने के बाद में। तो इसलिए जो है हम बात करेंगे माध्यमिक कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रम की, कि जब बालक माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ता है, 6ठी में, 7वीं में, 8वीं में, तो वह किस प्रकार से पढ़ता है। तो बात करें हम आगे बढ़ते हुए पाठ्यक्रम की, करिकुलम की, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो कुछ भी पढ़ाना सिखाना है तो उसमें 3 कड़ियां विद्यालय के अंदर मुख्य रूप से 3 कड़ियां काम में आती हैं। 3 कड़ियां कौन सी काम में आती हैं, 3 मुख्य कड़ियां होती है विद्यालय के अंतर्गत। सबसे पहली कड़ी होती है शिक्षक, और दूसरी कड़ी होती है विद्यार्थी। लेकिन इन दोनों को जो जोड़े रहता है, अर्थात शिक्षक और विद्यार्थी को जो जोड़े रहता है वो होता है पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम को हटा दिया जाए तो शिक्षक और विद्यार्थी जुड़ेंगे ही नहीं। कहने का अर्थ है कि शिक्षक जो भी शिक्षण कार्य करवाएगा, शिक्षक क्या करवाता है, शिक्षण कार्य, और विद्यार्थी क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थी, अधिगम। और ये किसके अंतर्गत करते हैं, एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का नाम क्या है, पाठ्यक्रम। अगर पाठ्यक्रम हटा दिया जाए तो शिक्षण कार्य नहीं होगा, ना ही अधिगम होगा। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ाया क्या, ये भी तो होना आवश्यक है। शिक्षक जो है विद्यार्थी से कैसे जुड़ेगा,
पाठ्यक्रम से विद्यार्थी शिक्षक से कैसे जुड़ेगा? पाठ्यक्रम से, करिकुलम से। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम या करिकुलम ही एक ऐसी एकमात्र कड़ी है जो शिक्षक को विद्यार्थी से जुड़े हुए रहती है। अर्थात पाठ्यक्रम जो कुछ भी पढ़ाना है, सिखाना है विद्यार्थी को, वह पाठ्यक्रम या करिकुलम होता है। और पाठ्यक्रम और करिकुलम जो होता है वो ही शिक्षक और विद्यार्थी को जोड़े हुए रहता है। यदि उसको हटा दिया जाए बीच में से पाठ्यक्रम को, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, इन सब बातों को हटा दिया जाए तो फिर शिक्षक और विद्यार्थी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए महत्वपूर्ण कड़ी दोनों के बीच की क्या होती है? पाठ्यक्रम। हमें भी अच्छी तरह पता है, मान लीजिए जैसे हमको ले लीजिए, हम सब जो है रीट की तैयारी करने जा रहे हैं। अभी उदाहरण में इसी का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली हम कार्य करने जा रहे हैं। रीट का हम तैयारी कर रहे हैं तो हम जिस कोचिंग में जाएंगे वहाँ पढ़ाने वाले निश्चित रूप से हमारे शिक्षक ही होंगे। वो सब सर ही कहलाएंगे, हम उनको सर कह देते हैं, नहीं तो होते तो शिक्षक ही है। अब मान लीजिए रीट का सिलेबस वो नहीं पढ़ाए तो हमें और उनमें क्या संबंध होगा? हमें और उनमें कोई संबंध नहीं होगा, हम एक दूसरे के अनजान होंगे और अभी तक अनजान हैं। लेकिन जैसे ही हम उस पाठ्यक्रम की वजह से रीट के सिलेबस या जो भी आप पढ़ोगे जिसकी वजह से हम उनसे मिलेंगे, हमें एक रिलेशन बन जाएगा कि वो हमारे शिक्षक होंगे और हम क्या होंगे? उनके विद्यार्थी होंगे। तो इसलिए शिक्षक और विद्यार्थी को जोड़े रखने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी कौन सी होती है? पाठ्यक्रम। अब बात करें इसके महत्वपूर्ण अर्थ की कि आपको परीक्षा में जब इसका अर्थ पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम या करिकुलम होता क्या है, तो उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, परिभाषित किस तरह से करेंगे। देखिए, विद्यार्थी जब कक्षा में पढ़े, चाहे स्कूल में पढ़े, चाहे महाविद्यालय में पढ़े, चाहे वो वैसे तैयारी करने के हिसाब से किसी कोचिंग संस्थान में पढ़े, तो निश्चित रूप से विद्यार्थी किस लिए पढ़ता है कि उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य मतलब जैसे हमारा उद्देश्य क्या है रीट की तैयारी करने के पीछे कि हमें शिक्षक बनना है, इसी तरह विद्यार्थियों का कोई न कोई उद्देश्य है। विद्यार्थी जब विद्यालय में पढ़ रहा है तो वो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, और महाविद्यालय में पढ़ रहा है तो वो अपनी डिग्री पूरी करना चाहता है। तो इस प्रकार से कोई न कोई उसका उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए जो सामग्री होती है वो सामग्री क्या कहलाती है? पाठ्यक्रम। हमें रीट को उत्तीर्ण करना है तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? हम सिलेबस ढूंढेंगे, भाई इसका पाठ्यक्रम क्या है। हमें कुछ बनना है, मान लीजिए किसी को RAS बनना है तो सबसे पहले क्या करेगा वो RAS बनने के लिए कि फॉर्म अप्लाई, तो वो तो एक जनरल प्रक्रियाएं होती है जो सब करते हैं। लेकिन यदि उसको वाकई में RAS बनना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या उठाएगा? वो उसका रास्ता चुनेगा कि पाठ्यक्रम जो है उसको मुझे पूरा करना है। क्या रास्ता है उसका? उस पाठ्यक्रम को जो RAS बनने के लिए योग्यता रखता है उस पाठ्यक्रम को मुझे पूरा करना है। तो कहने का अर्थ ये है कि पाठ्यक्रम का सीधा सीधा अर्थ निकलता है, हम यदि उसके महत्वपूर्ण भावार्थ की बात करें तो पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर के बना है। पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो होती है पाठ्य वस्तु और एक होता है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब आप इन तीनों में इनको यदि हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या बनेंगे? पाठ्यक्रम को कहते हैं हम करिकुलम, पाठ्य वस्तु को कहते हैं हम सिलेबस, और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कहते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज। क्या कहते हैं इसको? को करिकुलम एक्टिविटीज। अब ध्यान दीजिए, आपने दोनों तीनों नाम सुने होंगे इंग्लिश में कि कई बार हम पाठ्यक्रम को सिलेबस मान लेते हैं कि पाठ्यक्रम और सिलेबस एक ही बात है। जनरल वे में जो पाठ्यक्रम है उसको हम क्या मान लेते हैं? सिलेबस। कि हमारा पाठ्यक्रम या पढ़ने का क्रम जो भी है वो सिलेबस एक ही बात है। सिलेबस क्या है या पाठ्यक्रम क्या है, जनरली उसको हिंदी और इंग्लिश में एक ही मान लेते हैं कि पाठ्यक्रम और सिलेबस जो है एक ही होता है, जबकि ये एक नहीं होता है। इसके बारे में हमें समझना है कि ये अलग अलग क्यों होता है पाठ्यक्रम और सिलेबस। देखिए, सिलेबस जो है उसको मैंने हिंदी में लिखा है पाठ्य वस्तु। क्या होती है पाठ्य वस्तु? एक विद्यालय में जब विद्यार्थी
किसी कक्षा में पढ़ता है, जैसे वो छठी कक्षा में है या 7वीं में है या 8वीं में है, उस कक्षा के जितने विषय होते हैं अर्थात गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सब विषय और उनकी पुस्तकें, वो विषय और उन विषयों की पुस्तकें जिनमें उनको उस विषय से संबंधित ज्ञान मिलेगा, वह क्या होती है? पाठ्य वस्तु। क्या होती है? पाठ्य वस्तु। अर्थात पढ़ने योग्य वस्तु, वो एक वस्तु है केवल, अर्थात उस वस्तु या किताब के जरिए वो उस विषय के बारे में जानकारी कर रहा है, गणित के बारे में, विज्ञान के बारे में, संस्कृत के बारे में, हिंदी के बारे में, इंग्लिश के बारे में। तो वो क्या होती है? पाठ्य वस्तु होती है, ओनली सिलेबस होता है, और जिसको हमें हर साल पढ़ करके, परीक्षा दे करके, पास करके उत्तीर्ण करना होता है। लेकिन अगर विद्यालय में केवल उसी चीज को पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी केवल किताबी कीड़ा बन के रह जाएगा। कहते हैं कई बार बहुत होशियार विद्यार्थी या छात्र होता है, उसके बारे में कहा जाता है ये किताबी कीड़ा है और सब चीजें ये कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए क्या होता है कि पाठ्य वस्तु या सिलेबस के अतिरिक्त भी विद्यालय या महाविद्यालय में बहुत सारी अतिरिक्त गतिविधियां होती है, और वो अतिरिक्त गतिविधियां क्या कहलाती है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं, को करिकुलम एक्टिविटी। अब को करिकुलम एक्टिविटीज अर्थात ये वो क्रियाएं होती है जो उन किताबों से हटकर होती है। किताबें तो वो पढ़ते ही है, सिलेबस को तो वो पढ़ते ही है, अर्थात ज्ञान तो प्राप्त करते ही है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अर्थात वातावरण में या व्यवहार में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वातावरण या व्यवहार के साथ चलने के लिए उनको बहुत सारी एक्टिविटीज और सीखनी पड़ती है, जो कि महाविद्यालय विद्यालय के अंतर्गत होती है, जैसे कि प्रार्थना, खेलकूद, अन्य गतिविधियां जैसे कोई साहित्यिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया जा रहा है उससे संबंधित गतिविधियां, तो वो सब किसके अंतर्गत आती है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब पाठ्य पुस्तक और उसके साथ साथ जितनी भी गतिविधियां होती है, चाहे प्रार्थना हो, चाहे खेलकूद हो, चाहे साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां हो, चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, इस प्रकार की जो भी गतिविधियां होती है वो सब क्या कहलाती है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब आप कहोगे कि केवल सिलेबस ही पर्याप्त है करिकुलम के अंदर, तो वो चीज हो या नहीं हो, बालक कैसे भी सीख लेते हैं? नहीं, विद्यालय का भी एक उद्देश्य होता है कि वो सब चीजें वो साथ में सीखे। कारण क्या है कि विद्यालय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य क्या है कि उसका शारीरिक विकास भी हो और साथ में मानसिक विकास भी हो। अब मानसिक विकास के लिए तो उसके पास पाठ्य वस्तु है, अर्थात किताबें हैं, वो मानसिक विकास करता जाएगा, पढ़ता जाएगा, उसकी बुद्धि तेज होती जाएगी, तीक्ष्ण होती जाएगी, और धीरे धीरे वो उन सब किताबों को पढ़ लेगा, उन विषयों को पूरा कर लेगा। लेकिन वो शारीरिक रूप से ना पिछड़ जाए, क्योंकि कई एग्जामों में आपने देखा होगा कि शारीरिक श्रम भी करवाया जाता है। कई क्या लगभग सभी एग्जामों में कुछ को छोड़ देते हो, जैसे कि पुलिस भर्ती हो, चाहे RAS, IAS हो, इनमें सब में फिजिकल चीजें और देखी जाती है, अर्थात वो शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे डॉक्टर बन गया खुद ही बीमार पड़ा, ठीक है, तो उसका शारीरिक क्षमता क्या है? बहुत कम, तो कौन इलाज करवाएगा? ये तो खुद ही बीमार रहता है, डॉक्टर बन गया हो भले, सब यूँ तो कहेंगे ये तो खुद ही बीमार पड़ा रहता है। कहने का मतलब उसके मानसिक जो सुदृढ़ता है उसके साथ साथ शारीरिक सुदृढ़ता भी होनी चाहिए। इसलिए पाठ्य वस्तु के साथ कौन सी क्रियाएं ऐड होती है? पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो जो केवल पाठ्य वस्तु होती है, अर्थात हमारा केवल सिलेबस जो होता है, विषय जो होती है, उस विषय वस्तु से संबंधित जो ज्ञान होता है वो कहलाता है सिलेबस, और उसके साथ साथ जो क्रियाविधियां एक्टिविटी चलती है वो कहलाती है को करिकुलम एक्टिविटी। और इन दोनों को मिलाकर जो बनता है वो बनता है हमारा पाठ्यक्रम, और उसको कहते हैं करिकुलम। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि करिकुलम और सिलेबस में क्या अंतर है। सिलेबस एक शॉर्ट रूप है जिसके अंदर केवल पाठ्य पुस्तक होती है, रीड के अंदर हमें कोई अन्य चीजें नहीं सीखनी, कोई ट्रेनिंग नहीं सीखनी कि हमने विद्यालय में शिक्षक बन जाएंगे तब क्या करना होता है, उस तरह की क्रियाविधियां हमको नहीं सीखनी है। वो कहाँ सीखनी है? हमको B.Ed के अंदर सीखते हैं हम पहले से, तो वो सब तो किसके अंदर आ गई? जो B.Ed तक हमने सीखी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में। जब शिक्षक बन जाएंगे तो कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी विद्यालय में, शिक्षक बनने पर हमें क्या क्या करना होगा। और जब हम केवल उनको किताबों को पढ़ करके जो टेस्ट देंगे वो किसके अंतर्गत आएगा? पाठ्य वस्तु या सिलेबस के अंदर। और इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है? वो पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है, करिकुलम पूरा हो जाता है। और जिनने ये दोनों चीजें अच्छे प्रकार से कर ली, ये सारी क्रियाएं तो B.Ed तक कर ली, सीख ली, और ये क्रियाएं वो पढ़ रहा है, इन दोनों चीजों को जिसने ढंग से कर लिया वो उस करिकुलम या पाठ्यक्रम को पूरा कर लेता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है, अर्थात शिक्षक आराम से
बन जाता है। कहने का अर्थ ये है कि पाठ्यक्रम एक व्यापक अर्थ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर पाठ्य वस्तु भी आता है और पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी आती है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरी यूनिट है। टीचिंग ऑफ मैथ्स में तो पहली यूनिट है सेकेंड ईयर में, और अन्य सब्जेक्टों में भी ये टॉपिक आता है। जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट वाले हैं वो पूरा ध्यान देंगे इस पर। ये अन्य जो है यूनिटों में भी कोई टॉपिक हो सकता है अन्य विषयों में, और टीचिंग ऑफ मैथ में तो ये फर्स्ट यूनिट ही है, इसलिए मैंने इस जनरल टॉपिक को लिया है पाठ्यक्रम या करिकुलम। इसको आगे हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए